करते हैं तो एक्चुअली इट्स अ क्रिटिकल टेस्ट ऑफ बेड साइड बिहेवियर। एक छोटे से टाइम में हम आपको ये जज कर रहे होते हैं कि आप बेड साइड पे किस तरह बिहेव करते हैं पेशेंट के साथ इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, जहां आपको बात करने की इजाज़त इन टर्म्स के हिस्ट्री की इजाज़त नहीं है। जो कुछ करना है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से करना है। अमूमन जो केसेस रखे जाते हैं वो वेल्वुलर और कंजेनाइटल होते हैं। फाइनल ईयर के लेवल पे अमूमन लोगों को पता होता है कि केस क्या है, अगर आपका एसआर जानने वाला हो। नहीं पता, वार्ड्स में होते हैं एग्जाम या कॉलेज में होता है? ओह, फिर भी पता चल जाता है, कहीं ना कहीं से तो आते हैं ये पेशेंट, नहीं पता चलता। तो फिर इसको तो हम छोड़ देते हैं, फिर हम आपको उस पे आते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। इसमें बस ये होता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट फिर क्या है, अगर आपके पेशेंट नॉर्मल होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। एग्जामिनेशन स्किल्स। एग्जामिनेशन स्किल्स क्या होती हैं कि आपका जो पैटर्न ऑफ यानी पेशेंट हैंडलिंग होनी चाहिए वो बड़ी क्रिस्प होनी चाहिए। वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस देता है कि आपने ये एग्जामिनेशन बहुत मर्तबा किया हुआ है, तो उसकी स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं। फिर दूसरा पार्ट फिर होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है कि जो कुछ आप कर रहे हैं इसको एट द एंड आपने प्रेजेंट करना है। उसका तरीका क्या होता है कि एग्जामिन करते हुए फॉर्मुलेट करते जाएं कि आप जो कुछ देखते जा रहे हैं, और अमूमन इसका पैटर्न ये होता है कि आपके पास एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है कि आपके पास प्री फॉर्म एक कुछ कहने के लिए होना चाहिए, और फिर जिस किस्म का आपने मरीज देखा, जिस किस्म के फीचर देखे, उसके फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। जैसे आई हैव एग्जामिन्ड आ, या यंग होगा या ओल्ड होगा, मेल होगा या, तो आपके पास सेंटेंस पहले से तैयार हो कि आई हैव जस्ट एग्जामिन्ड अ यंग मेल ऑफ एवरेज हाइट एंड बिल्ड विद चेस्ट। अब जो कुछ आप देखते जा रहे हैं वो तो सब सेम देखना है ना प्रीकॉर्डियम में। चेस्ट सिमेट्रिकल था या वर्जिन था। अगर नॉर्मल आपके यहाँ होता है तो इसका मतलब है ये भी आसानी हो गई कि वो पूरा पैटर्न आपको पहले से पता होगा। कुछ माइनर सी वेरिएबिलिटी आएगी जो आपने अपने एग्जामिनेशन से पिक की। चेस्ट बायलैटरली सिमेट्रिकल, एपेक्स बीट इज यहाँ पे, देयर इज नो पैरास्टेरनल हीव और पैल्पेबल, यानी उस सिक्वेंशियल पैटर्न में जो जो चीज़ें आपको जिस तरीक़े से आपने देखी हैं उन तमाम चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास प्री फॉर्म्ड एक पूरा सेंटेंस मौजूद होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन स्किल। इससे क्या होता है, और अगर फाइनली में आपको ज़्यादातर नॉर्मली देते हैं तो आपका एग्जामिनर आपकी प्रेजेंटेशन पे ही आपको पास कर देगा। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एग्जामिनिंग और प्रेजेंटेशन विदाउट एनी हिकअप कंटिन्यूटी के साथ, दैट मीन्स आपने बहुत मरतबा ये किया हुआ है एग्जामिनेशन। अच्छा, अब जाहिर सी बात जब एब्नॉर्मैलिटी है ही नहीं तो इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आउट हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उसमें वो कुछ अपने तौर पे डालते हैं कि अगर ये इसकी एपेक्स बीट ऐसी हो तो क्या हो, ऐसा कुछ। तो ये फिर आपको आना चाहिए इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन। एपेक्स बीट डिस्प्लेस होने का मतलब क्या होता है कि एलवी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पैरास्टेरनल हीव होने का मतलब होगा आरवी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पैल्पेबल सेकंड हार्ट साउंड है तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का मामला हो सकता है, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस में शंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्लो पल्मोनरी। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको याद होनी चाहिए। एपेक्स बीट फोर्सफुल किस कंडीशन में है, टैपिंग किस कंडीशन में है, फोर्सफुल सस्टेन किस कंडीशन में है, फोर्सफुल नॉन सस्टेन किस कंडीशन में है, ये आना चाहिए। फिर इसका मतलब है हर चीज़ की फिर आपको पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। टेपिंग इज जस्ट टचिंग योर फिंगर एंड गोइंग बैक विदाउट लिफ्टिंग। फिर आप कहेंगे नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल ये होती है कि उंगली पे ऐसा नहीं लग रहा होता कि कोई चीज़ ऐसे लग के गई है, बस सिर्फ महसूस हो रही होती है। यहाँ आपको वाज़े तौर पे लगेगा कि कोई चीज़ उंगली को छूती है और फिर वापस चली जाती है। वो एपेक्स बीट बस होगी जो नॉर्मल है, जस्ट फील हो रही होती है। अब ये सारे डिफरेंस बड़े सब्जेक्टिव होते हैं।
तो हम क्या करते हैं कि ये मिलने के बाद फिर अगली ऑस्कल्टेशन से, जैसे फर्स्ट लाउड मिल रही है साउंड, तो फिर वो नॉर्मल एपिक्स बीट हम नहीं कहेंगे, उसको स्पेक्ट्रम को हम टेपिंग की तरफ ले जाएंगे। तो कंक्लूजन फिर अपनी फाइंडिंग्स का वो जब आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन कर लेते हैं फिर करते हैं, क्योंकि इतना कोई क्राइटेरिया बना हुआ नहीं है कि ये फील हो रही है तो ये टेपिंग है और ये फील हो रही है तो ये नॉर्मल है। फोर्सफुल वाज़े डिफरेंस है कि वो लिफ्ट कर रही होती है, उंगली लिफ्ट हो रही है, कि आप रख रहे हैं अपनी फिंगर और वो लिफ्ट कर रही है। इसमें फिर सस्टेन और नॉन सस्टेन है। सस्टेन ये होता है कि सिस्टली के हाफ से ज़्यादा है, इससे आपको फील हो गया कि वो सस्टेन तो वो लिफ्ट कर रही है और लिफ्ट करने के बाद देर तक रहती है, तो ये सस्टेन है। लिफ्ट करने के बाद फौरन चली जाती है तो नॉन सस्टेन। कि एक रफ आइडिया हमने बनाया हुआ है कि वो सिस्टली से। अच्छा, ये जो कैरोटिड का ड्रामा शुरू हुआ था ये मरमर्स के लिए हुआ था, कि कभी मरमर आ रही हो तो आपको ये करना है कि ये सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है, तो जो मरमर कैरोटिड के साथ आएगी वो सिस्टोलिक होगी और जो मरमर कैरोटिड से हट के आएगी वो डायस्टोलिक होगी। लेकिन मैंने पर्सनली देखा ये मुमकिन नहीं है कि आप ये दोनों चीज़ें मिला के फैसला नहीं कर पाते। ऐसा ज़रूर होता है कि कभी कभार मैं एओर्टिक या पल्मोनरी पे देख रहा हूँ तो मैं एपिक्स बीट को देख रहा होता हूँ और देखता हूँ कि एपिक्स बीट उठते हुए मरमर जो आई साथ, तो ये सिस्टोलिक है, और एपिक्स बीट उठी नहीं है उसमें जो मरमर आ रही है वो डायस्टोलिक है। ये फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आप सामने सामने देख रहे हैं, कुछ पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हर पेशेंट में होता नहीं है कि पूरी एपिक्स बीट उठती हुई वाजे उसी टाइम पे नजर आ रही हो जब आप ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि आपको एपिक्स बीट सामने नजर आ रही होती है तो आप उससे आइडिया कर लेते हैं कि भाई ये एपिक्स के साथ आ रही है। या ये हेल्पफुल होता है थ्रिल्स की सूरत में कि एपिक्स के साथ थ्रिल आ रही होती है तो वो सिस्टोलिक थ्रिल है, और जो एपिक्स के साथ थ्रिल नहीं आ रही वो डायस्टोलिक थ्रिल है। तो ये हेल्प वहाँ तो मिल जाती है इसकी। लेकिन ये S1 S2 का ड्रामा बराए मेहरबानी अपने जूनियर्स को भी जाके बताओ, आज से जो 3rd ईयर 4th ईयर में जहाँ जहाँ है, कि ये जो कैरोटिड के साथ साउंड आने का ड्रामा है ये बिल्कुल गलत है। प्रूव कर दिया है हमने समझा के उनको कि ये इस तरीके से ये मुमकिन ही नहीं है कि ये साथ आ सके। अच्छा, फिर आपका उसमें फिर एग्जामिनर ये देख रहा होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट। अच्छा, ये मैं ये कहूँगा कि ये एटीट्यूड टुवर्ड पेशेंट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी भर का एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा मरीज़ को इज्जत दें, वोट को इज्जत देना दें मरीज़ को इज्जत दें। मरीज़ को इज्जत देना क्या होता है? ये एक बिहेवियर है आपका, जनरल बिहेवियर, कि आपके सामने कोई मरीज़ बैठा है तो ये फील करना है कि वो आपसे सुपीरियर है, बस इतना। उसको मजबूर है बेचारा, यहाँ लाइनों में लग के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी करते रहें। कम मरीज़ देखें, लेकिन जो देखें उसको इज्जत दे के देखें। मैं अक्सर देखता हूँ मरीज़ों से, एक छोटी उम्र का डॉक्टर, बाबा ये कर लो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। उस उम्र के अपने वालिद को आप ये इस तरह बात करते, ये कर लो, ये करा लेना, ये करा लें, ये कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट। एवरीवन नीड्स अ रिस्पेक्ट, और ये आपकी सेकंड नेचर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव। इवन हम उम्र भी है तो आप इधर आ जाएं, बताएं क्या हुआ था, बताओ बाबा क्या हुआ था। वो उसके बाल सफ़ेद, आपसे इतना बूढ़ा आदमी और उसको कह रहे हो बताओ क्या हुआ था, ठीक हो जाएगा ना, क्या है। यानी अजीब वो गरीब बिहेवियर्स होते हैं। आप ना बात करो ये अच्छा है, बजाय इसके कि आप ये इस तरीके से बात करो किसी से। सो इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स। और ये जब सेकेंड नेचर बन जाएगा तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा। और एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार आप उस सिंपैथेटिक फ्लो में पेशेंट कंफर्ट नहीं देख रहे होते, उसको ऐसे लिटाया, बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया। तो भाई सोचो, हर उसकी हर पोजीशन को सोचो। कि फिर मैं समझाता हूँ कि जब भी लेफ़्ट टर्न करो तो ऐसे हाथ उसका यहाँ रखवाओ, पहले ये वाला हाथ यहाँ पे रखवाओ। अब बेचारा जिस पोजीशन में है उसको कमांड दे रहे, इधर इधर करवट ले लो, हाथ इधर है, ये हाथ इधर है। वो बेचारा समझ में भी नहीं पा रहा क्या करूँ अभी। जिस भी तरह मुमकिन हुआ उसने, हो सकता है बेचारे को चुप भी आ जाए साथ और वहाँ पे कुछ बोले ना। उसकी पोजीशन तो सही करो बोलने से पहले।
और हमेशा जब भी लेफ्ट टर्न कराएं, मेक अ हैबिट, लेफ्ट आर्म गर्दन के नीचे चला जाए और ये राइट आर्म साइड पे मरीज के यूं आ जाए। ये आ गया, अब ये बहुत आसानी से टर्न करेगा और टर्न करके उस पोजीशन में कंफर्टेबल रहेगा। सिमिलरली किसी को आगे झुकाते हैं तो अगर पिलो पड़ा हुआ है तो पिलो उसके इस तरह बॉडी पे सामने रखवा दें, दोनों हाथ यूं करके फिर कहीं के आगे झुको। नाउ ही इज इन कंफर्ट एंड यू कैन असेस इजीली। पेशेंट डिस्कंफर्ट में चला जाता है, ये तो आपके यहाँ आपको क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं पिक करनी है, टेकिकार्डिया हो जाएगा तो आपकी फाइंडिंग्स आउट हो जाएगी। उसको कंफर्ट में रखना है अपने लिए भी, और वैसे भी ये सिर्फ एग्जाम की हद तक नहीं है, जहां जब जिस मौके पे मरीज से इंटरेक्शन हो। ये अब पता नहीं आपके यहाँ होता है नहीं होता है, मे जंप इनटू इन्वेस्टिगेशन इन शॉर्ट केस, ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन का भी पूछ लें, ईसीजी कराओगे, एक्सरे कराओगे। एक्सरे में चैम्बर एनलार्जमेंट के फीचर्स जरूर पढ़ लो कि एपेक्स बड़ा हो जाए, कार्डियोमेगैली होती है, एओर्टिक नकल होता है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, और इन तमाम चीज़ों के क्लासिकल चीज़ें रखी जाती हैं अमूमन, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ईसीजी में चैम्बर एनलार्जमेंट पता नहीं मैंने बताया है नहीं बताया, अच्छा वो बुक्स आज आ जाएंगी जो उन्होंने कहा था ना, बाकी तमाम भी लोग ले सकते हैं इंशाल्लाह, आज मुझे मिल जाएंगी, कल से वो अवेलेबल होंगी, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा वो रखा हुआ है, एक थोड़ा सा वजीफा, हाँ, वरना तो ले के बस उसमें पान बांटना शुरू कर देते हैं लोग। ठीक, अच्छा ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मेमोराइज डिस्क्रिप्टिव टर्म्स इन सिक्वेंशियल फैशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक पैटर्न मौजूद होना चाहिए इंस्पेक्शन से लेके ऑस्कल्टेशन तक, और आपने बस जो कुछ भी एग्जामिन किया उसको बयान कर दिया सही से। कंटेम्पलेट एट एवरी स्टेप, ये मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी चीज़ एकदम से वो पूछे अगर ऐसा हो तो क्या, तो ये आपके पास डीडीज मौजूद होनी चाहिए। ये तो वो है कि जब फाइंडिंग मिलती है तो कंटेम्पलेट करना होता है कि क्या है। स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन, कॉन्फिडेंट अप्रोच विद प्लान्ड स्टेप्स आफ्टर लिसनिंग कमांड्स। अब 2-3 किस्म की कमांड्स होती हैं तो आपको ख्याल रखना है, पल्सेस, प्रिकॉर्डियम, होल ऑफ द जनरल फिजिकल। तो अब आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए, मुझे ये कमांड मिलेगी तो मुझे क्या करना है, और क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किया आप सोच फिर अगला स्टेप सोच, नहीं, देयर शुड बी ए कंटिन्यूटी। तो वो कमांड के साथ ही फौरन माइंड फैसला कर ले कि मुझे अब क्या करना है और किस सीक्वेंस में करना है, और एक कमांड पूरा करते हुए ही अगला स्टेप सोचना शुरू कर दो कि इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है। उसमें पॉज नहीं होना चाहिए, जहां पॉज आया ये कन्वे करता है कि तुम पहली दफा कर रहे हो या दूसरी दफा कर रहे हो। तो जेंटल एंड क्रिस्प मैन्यूवर्स एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्टेप्स, ये तो मुझे बहुत इंप्रेस करती है किसी भी कैंडिडेट कि वो विदाउट रुके एक स्टेप से, और इंतहाई क्रिस्प, उससे मुझे आज आइडिया हो जाता है इसने 1000-2000 केस ये में ठक 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 जा रहा है। फिर ये प्रेजेंटेशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक मैं ज़रूर बताता हूँ, जब भी मैं एग्जामिनेशन करवाता हूँ, ये क्लास लेता हूँ, कोई इसको समझा सकता है? ये 4 जुमले लिखे हुए हैं, 4 जुमले कोई मुझे समझा सकता है? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये फलसफा है, इसका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, वेरी गुड, वो शुरू से शुरू कर लियो ना, बोलो। अभी तक जो आप वो S1 S2 कर रहे थे ना, तो वो ऐसी इनकॉम्पिटेंस थे जो अनकॉन्शियस थी, पता ही नहीं था कि मैं गलत हूँ और किए जा रहे थे। ये किसी सीखने का पहला स्टेप होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो किए जा रहे हैं और ना किसी ने कभी बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। अब क्या होता है, आज मैंने आपको बताया,
कि ये ऐसे होती है फर्स्ट और ऐसे होती है सेकंड, तो आपको आज पता चला कि मैं गलत था। तो स्किल सीखने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, ये एक्सेप्ट करना कि मैं गलत था। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब क्या करेंगे, अब सोच सोच के वो जो कुछ मैंने बताया आपको S1 S2 आप क्या करेंगे, सोचेंगे ये फर्स्ट ये सेकंड, ये क्या होगी, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। स्किल का लेवल कुदरत ने ऐसा रखा है कि अगर आप रिपीटेड करते रहें कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के साथ, तो वो उस लेवल पे चली जाती है कि सोचने की जरूरत, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे काम होना शुरू हो जाते हैं। वो जो मिराज होती है स्किल की, वो क्या कहलाती है, जैसे इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि एक बढ़ी होता है, आप देखें एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, अभी उसको कुछ नहीं पता कि कोई स्किल ऐसी मौजूद है जिससे कोई टेबल्स और ये बनाए जाते हैं लकड़ी से, दैट इज अनकॉन्शियस। उसका बाप उसको लाया बड़ी की दुकान पे और बिठाया, देखो ये टेबल बेटा ऐसे बनती है। उसको पता चला ये एक स्किल है जो मुझे नहीं आती। उसके बड़ी ने बताया कि बेटा ये चार टांगे मेज की, ये फट्टा है, इस पे ये कीलें लगानी है। अब वो क्या शुरू हो गया अपना काम करना सोच सोच के, और उसी को आप साल बाद देखेंगे बात आपसे कर रहा होगा, डज 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 डज, एक मिनट में पता नहीं कितनी टेबल्स बना रहा होगा, पता भी नहीं चलेगा, आंखें उधर दिमाग उधर और हाथ इधर और ये। दैट इज स्किल में क्या अचीव करना होता है, और वो अचीव किस तरीके से होता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और इसके बाद भी मुझसे कोई पूछता है तो उसका एंड होता है प्रैक्टिस। यानी कि मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया, प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मिंग योर रूटीन टू दिस अप्रोच। जो कुछ भी बताया अभी आपसे बात की गई उसको अपनी रूटीन में ट्रांसफॉर्म कर दो सोच सोच के। तो वो कहते हैं वो कैसे करते हैं, वो भी प्रैक्टिस, बार बार किसी चीज को सोच के करना, ऐसा भी नहीं है वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की तरह करते जाना, दैट इज स्किल। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। एग्जामिनेशन परफॉर्म करो तो उसमें खाली हम प्री कोडिंग करनी है, जीपी भी साथ करनी है, वो उसकी कमांड पर मुनसर होता है। इस सूरत में अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप साथ और चीज़ें भी कहें तो वो ज़रूर कहता है कि प्रीकॉर्डियम प्लस रेलेवेंट, और कुछ होगा तो वो कहेगा पल्सेस एंड प्रीकॉर्डियम। अगर कमांड है जस्ट प्रीकॉर्डियम तो जाने से पहले उससे पूछ ले, वुड यू लाइक मी टू डू अदर रेलेवेंट थिंग्स और नॉट, इतना सवाल कर लें। कभी कभार उसके जहन में होता है कि आपको कोई फाइंडिंग मिले तो आप जर्नल भी करें, और कभी कभार इवन मेरे जहन में होता है कि आप और ना छुएं, आपको पता चल जाएगा पल्स से कि क्या है, तो फिर ऑस्कल्टेशन स्किल खत्म हो गई। तो कभी कभार मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ प्रीकॉर्डियम पे फोकस करें और कोई चीज टच ना करें, आपने टच कर दी तो आपको फेल कर दूंगा मैं। तो फिर ऐसी सूरत में जब एग्जामिनर ने आपको सिर्फ कहा है कि प्रीकॉर्डियम, तो पूछ लें वुड यू अलाउ, ठीक।